चालबाज चीन आखिर चाहता क्या है? और आज यह सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका की ओर से ड्रैगन के जासूसी बलून को मार गिराए जाने के बाद कई तरह के दावे सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि इन गुब्बारों, इन बलून्स के पीछे चीन का मकसद दरअसल जासूसी करना है। कई रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि गुब्बारे की सूरत में इस बला के पीछे ड्रैगन के मंसूबे पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित होंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पीछे चीन का मकसद केवल जासूसी नहीं है, बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइल दागने की एक तरह की ये प्रैक्टिस है। और ऐसा हुआ तो यकीन मानिए चीन कुछ बड़ा करने की फिराक में है। नमस्कार, स्वदेश आर में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। सीमा पर दादागिरी लगभग हर देश को छाती दिखाने वाले ड्रैगन की ख्वाहिश अब केवल बड़े देशों की जासूसी नहीं, बल्कि किसी बड़े और खतरनाक मिशन की एक तरह की प्रैक्टिस में लगा हुआ है। कम से कम रिपोर्ट्स की माने तो ड्रैगन अंदर ही अंदर कुछ बड़ा और खतरनाक पका रहा है। कई देशों में दिखने वाले इन जासूसी गुब्बारों को केवल गुब्बारा समझने की भूल दुनिया के लिए काफी महंगी साबित हो सकती है। तो आज इसी अहम मुद्दे के साथ करते हैं स्वदेश आवर की शुरुआत। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान। हमारे साथ इस वक्त हैं जे.एस. सोढ़ी साहब, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जे.एस. सोढ़ी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। और सबसे पहला सवाल, ये जो थियरीज चल रही हैं, आप जानते हैं और चीन को एक अरसे से आप पढ़ते आए हैं, उसकी हर एक्टिविटी के कुछ मायने होते हैं। लेकिन जरा हम समझना चाहेंगे, ये गुब्बारा जिसके बारे में बार बार दलील चीन दे रहा है कि ये मौसम को एक तरह से भांपने का एक तरीका, एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, इस दावे में कितना दम आपको नजर आ रहा है? और ये जो तमाम थ्योरीज चल रही हैं, इसका विश्लेषण आप किस तरह से करेंगे? जय हिंद प्रशांत जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। चीन एक ऐसा देश है जिसकी फोकस और क्लैरिटी दशकों से साफ रही है, और जो उसने फैसला किया है वो उसने हकीकत में बदला है। 1949 में जब चीन का सिविल वॉर खत्म हुआ, तब चीन की जो जमीन थी वो बहुत कम थी, लेकिन आस्ता आस्ता उसने ईस्ट तुर्किस्तान, तिब्बत पे कब्जा करके उसने अपने देश को बहुत बड़ा देश बना दिया। ये जो गुब्बारा यूएस एयरफोर्स ने उड़ाया है, ये एक महज गुब्बारा नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, एक बहुत बड़ा संदेश है चीन का अमेरिका और बाकी देशों के लिए। प्रशांत जी, सैनिक पढ़ाई में एक चीज पढ़ाई जाती है जिसे कहते हैं शो ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि अपनी ताकत को दिखाना दुनिया को या अपने दुश्मन देश को। ये जो गुब्बारा है, ये इसका एक कारण तो ये है जो सारे मीडिया में है और सही भी है, कि क्योंकि ये लो हाइट पे फ्लाई करता है तो ये रडार को अवॉइड कर सकता है। लेकिन चीन के पास आधुनिक से आधुनिक सैटेलाइट्स हैं। आज चीन दुनिया में नंबर 2 देश है अमेरिका के बाद, जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे हो चुका है। ये जो गुब्बारा चीन ने भेजा है, ये अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाने के लिए भेजा है कि अब चीन ताकतवर हो गया है किसी भी देश के साथ आड़े हाथ आने के लिए। तो चीन ने ये सिर्फ अमेरिका को ही नहीं, पिछले कुछ सालों में चीन ने ऐसे गुब्बारे 12 देशों के ऊपर भेजे, भारत को मिला के 5 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर। जिन जिन देशों के साथ चीन की अनबन है, वहां पर उसने गुब्बारे भेजे। ये गुब्बारा भेजना चीन की तरफ से एक साफ संदेश है कि अब वो लड़ाई के लिए बिल्कुल सामने तैयार है। और 5 नवंबर पिछले साल अमेरिका ने जब अपनी नेशनल स्ट्रैटेजी रिपोर्ट को जारी किया, सार्वजनिक किया, उसमें साफ लिखा हुआ था कि अमेरिका का नंबर 1 दुश्मन चीन है। 1 फरवरी इस साल अमेरिका के एयर मोबिलिटी कमांडर के कमांडर जनरल माइकल मिन्हेन ने अपने जवानों को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि हमें 2025 में चीन के साथ युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। और 4 दिन के बाद 5 फरवरी को इसी साल अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने कहा कि 2027 से पहले चीन के साथ अमेरिका का युद्ध जरूर होगा। तो ये सारी चीजें जो सामने आ रही हैं, ये उस तरफ लेके जा रही हैं कि अमेरिका और चीन का युद्ध निश्चित है अगले कुछ सालों में। बहुत क्लियर जो है वो आपने बात कही है, और ये जो इंटेंसिटी है इसको हम समझ भी रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त एक और बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल बख्शी सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और
इस चर्चा को एक तरह से जो हमने एक मंसूबे की बात कही, वो मंसूबा तो बहुत क्लियर नजर आ रहा है, लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? क्या यहां से जो चीन की कुछ वक्त से घेराबंदी करने की कोशिश दुनिया के कई देशों ने की, चीन ने जिस तरह से हमेशा ये एटीट्यूड अपनाया कि उसे किसी बात का फर्क नहीं पड़ता, क्या ये उसका रिएक्शन है, या अभी आपको लगता है कि इसकी और ज्यादा तीव्रता और ज्यादा बड़े रिएक्शन देखना बाकी है? थैंक यू वेरी मच। आपके चैनल पे सदा आने की मुझे बहुत खुशी होती है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊं कि ये जो चीन का जो रवैया है, ये आपको से पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि चीन का रवैया ऐसा क्यों है। चीन इस समय एशिया और पैसिफिक एरिया के अंदर, स्पेशली साउथ चाइना सी में अपना आधिपत्य जमा रहा है। सबसे ज्यादा उसको सारी की सारी ये कंट्रीज जिसके ऊपर उन्होंने ऑलरेडी ही अपने बलून भेजे हैं, फिलीपीन, इंडिया, थाईलैंड, जापान, ये सारी की सारी, और ये जो कैरोलिना का कोस्ट जो है वहां तक, इसने अपना ऑब्जर्वेशन जमाया हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसको अब ऑपोजिशन इस एरिया से आ रही है। हमारी जितनी कंट्रीज जो सामने मिल रही हैं उनको वो साउथ चाइना सी नेटो बोलता है कि आप मेरी खिलाफत कर रहे हो। बेसिकली चाइना जो है अपना 150 साल पहले पुराना जो उसको जिसकी हालत जैसी वो यूरोप वेस्टर्न पावर्स ने की थी, जापान ने, अमेरिका ने, सबने, ये उसका बदला उतारने की अब कोशिश कर रहा है और अपनी जनता को दिखा रहा है कि मैं किस तरीके से अब आगे बढ़ सकता हूं। पॉलिटिकल पोजीशन सी अपनी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और दूसरा ये मैं आपको बता दूं कि ये जो मीटरोलॉजिकल एफर्ट्स जो दिखा रहा है चाइना, ये एक बहाना है जिसको कहते हैं कि इट इज जो रेड हेरिंग वो छोड़ रहा है। इट इज एग्जैक्टली नॉट देयर। इसके पीछे क्या छुपा हुआ है ये अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। सबसे पहले चीन जो है वर्ल्ड बॉडी का रिएक्शन देखना है। उसको पता था कि ये उसका गुब्बारा शूट डाउन हो जाएगा, और गुब्बारा को शूट डाउन करने के लिए ना कुछ किसी मेजर टेक्नोलॉजी की जरूरत ही नहीं है। 60,000 फीट के ऊपर सारी दुनिया के रडार इसको देख रहे हैं, और एक नॉर्मल पायलट जिसको अंडर ट्रेनिंग है वो भी जाके इसको शूट कर सकता है। वो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है चीन इस समय अपना ये मैसेज देना चाहता है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल योर स्ट्रेंथ आई एम कॉकिंग अ स्नूक एट यू। ये बेसिकली चीन दिखा रहा है। चीन अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और जो चीन के सपोर्टर्स हैं उनके साथ वो अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है और पब्लिक को ये दिखा रहा है। पर सबसे बड़ी बात मैं आपको अब बताऊं, जो न्यूट्रलिटी, जो लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी जब बनी थी, उस समय जब एयरक्राफ्ट अभी फ्लाइंग भी नहीं शुरू करी थी एयरक्राफ्ट ने, तो गुब्बारों से जो ये टोल दी जाती थी, और 200 साल पहले गुब्बारों से, बलून से ड्रॉप किया जाता था बॉम्ब्स। ये गुब्बारे जब यूरोप में यूज होते थे उस समय ये करते थे। पर उस समय ये रूल नहीं बना था कि आपका बॉर्डर कहां पे है। बॉर्डर जो होता है, जो सी का टेरिटरी और लैंड टेरिटरी तक का बॉर्डर था, एयर में कितना बॉर्डर आपका है, उस समय लोगों को बड़े शक होता था। हर 100 किलोमीटर अब माना जाने लगा है अब आपका बॉर्डर है, अब वर्टिकली। पर चीन जो है इसको नकारता रहा। वो अपना जिस तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहता है करता रहा, वो कर भी रहा है। ये नहीं कि अभी नहीं कर रहा। ये एक ही बलून शूट डाउन हुआ है, वो हर एक कंट्री के ऊपर उसका बलून देखा जा रहा है। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ये बलून से इंफॉर्मेशन लेनी स्टार्ट कर दी थी। जापान ने बलून छोड़े थे अमेरिका के ऊपर। तो ये जो सारी चीज हम देख रहे हैं, ये चाइना अपना जो पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है और वर्ल्ड बॉडी का रिएक्शन देख रहा है। एक बात और बता रहा हूं मैं आपको, ये चीन को पता है कि अब भारत को आधिपत्य मिलने वाला है, क्योंकि जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने जाते जाते अपने स्वर्गवास होने से पहले ये अनाउंस कर दिया था कि अब भारत को एशिया पैसिफिक रीजन का लीडर बनेगा, और चीन इससे बड़ा खफा है। और एशिया पैसिफिक रीजन का लीडर अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है, तभी क्वाड बना है और तभी ऑस्पैक बना है। ये सारी की सारी चीजों को चीन मद्देनजर देखकर अब अपना रिएक्शन देख रहा है कि ताइवान के ऊपर उसका भी बलून जा रहे हैं।
जापान के ऊपर भी बलून जा रहे हैं, फिलीपींस के ऊपर भी बलून जा रहे हैं, वो क्या रिएक्ट करते हैं। ठीक है सर। और सबका रिएक्ट वो भापेगा, रिएक्शन भापेगा। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। चीन को पता है भारत आधिपत्य इसलिए जमाए अपने जब एंटर करेगा क्योंकि उसके ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर लद्दाख में प्रेशर पड़ रहा है, चीन डाल रहा है। चीन अब भारत का रिएक्शन देखेगा, इस सारे गेम में भारत का रिएक्शन क्या होता है। बिल्कुल, यही बड़ा सवाल है कि भारत की प्रतिक्रिया के इंतजार में है चीन। और इसी सवाल के साथ मैं सोडी सर मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमने देखा कि एक तरह की जब चीन के हर एक एक्शन पर भारत ने ऐतराज जताया, चीन के हर एक एक्शन के पीछे छुपे मंसूबों को पूरी दुनिया के सामने रखा, और इसके साथ ही पूरी दुनिया भी जब लामबंद हुई चीन को एक तरह से अलग थलग करने पर, तो चीन जो है वो दुनिया के जो भी ताकतवर मुल्क है, जब अमेरिका की बात आती है, जब सुपर पावर को कोई चुनौती देता है तो पूरी दुनिया में बड़े मैसेजेस जाते हैं। अब यहां से आगे की राह क्या, बड़ा सवाल होता है कि अब आखिर पूरी दुनिया की जो रणनीति है, या चीन से जो भी देश परेशान हैं उनकी रणनीति आखिर क्या होनी चाहिए, और भारत इस पूरे एक्शन में जो बलून प्रकरण है इसमें भारत जो है उसकी प्रतिक्रिया कितनी मायने रखती है। प्रशांत जी, ये मैं आपका प्रश्न दो भागों में आंसर करूंगा। सबसे पहले भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए। भारत को इस केस को पूरा स्टडी करके अपना बयान देना चाहिए और ये बलून एक्टिविटी की निंदा करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी भी देश को अलाउड नहीं है कि वो दूसरे देश के एरियल स्पेस में अपना कोई भी चीज भेजे बिना उनके परमिशन के। दूसरा जो आपके सवाल का पार्ट है कि जो देश चीन से सफर करें उन्हें क्या करना चाहिए। इसके लिए प्रशांत जी मैं कहूंगा कि जो भी देश चीन के विस्तारवाद से सफर कर रहे हैं, भारत हो, ताइवान हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, इन सारे देशों को इकट्ठे आना चाहिए और मिलिट्री अलायंस बनाना चाहिए। प्रशांत जी, चीन और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जो सिर्फ कठिन और कठोर भाषा समझते हैं। चीन कोशिश कर रहा है भारत को समुद्री रास्ते से भी घेरने की, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना के। अब ये वक्त आ चुका है भारत को एक गार्लैंड ऑफ पर्ल्स बनाना चाहिए, जिसमें भारत, वियतनाम, थाईलैंड, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, ये सारे देश को इकट्ठे होकर एक मिलिट्री अलायंस बनानी चाहिए। तभी चीन की ये जो मंसूबे ये चेक होंगे, अन्यथा चीन ऐसी हरकतें करता रहेगा। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि चीन ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। चीन ऐसी हरकतें 2027 से पहले करता रहेगा और 2027 में कुछ बहुत बड़ा करेगा। हालांकि चीन के लिए प्रायोरिटी नंबर 1 है ताइवान, और 2027 में अगले चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के इलेक्शंस होने हैं और शी जिनपिंग ने चौथी बार अपने राष्ट्रपति बनने का दावेदारी पेश करनी है। तब उन्हें चीनी नागरिकों को बताना पड़ेगा उन्होंने ऐसा बड़ा क्या किया चीन के लिए कि वो चौथी बार राष्ट्रपति पद के हकदार हैं। तो उनके लिए प्रायोरिटी नंबर 1 है ताइवान। लेकिन किसी कारण से अगर चीन ताइवान पे हमला नहीं कर पाता है तो वो भारत पे जरूर हमला करेगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया प्रशांत जी, कि अब वो वक्त आ चुका है भारत को एक गार्लैंड ऑफ पर्ल्स बनाने का, एक मिलिट्री अलायंस बनाने का, ताकि चीन को एक कठिन और कठोर भाषा में समझाया जाए कि उसकी ये विस्तारवाद नीति अब आगे टॉलरेट नहीं होगी। बख्शी सर, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि इट्स अ हार्ड टाइम? क्या वाकई अब जो है वो सिंबॉलिक जो है वो एक्शन नहीं दिखाने की आवश्यकता है, अब वक्त आ गया है चीन को उसी की भाषा में जवाब देने का, और रणनीतिक तौर पर और जो सैन्य हमारा बेड़ा है उस सब के तौर पर इन सब को लेके आखिर किस तरह की का एग्रेशन, किस तरह की रणनीति दिखनी चाहिए? थैंक यू वेरी मच। और मैं अप्रिशिएट करता हूं जो कर्नल सोडी ने बताया, बिल्कुल एब्सोल्युटली वही मैं बोल रहा था आपको कि शिंजो एबे साहब ने जब ये सजेस्ट किया था कि इंडिया को लीडरशिप लेनी है साउथ पैसिफिक एरिया की, तो एशिया पैसिफिक यूनियन का इस्टेब्लिशमेंट हो चुकी है। इसकी मीटिंग अभी 19 तारीख को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में दिल्ली में करी गई थी, जो इसका मैं प्रेसिडेंट भी रह चुका हूं और मैं उसका सीनियर पेट्रन हूं, और हमारे 17 एम्बेसडर्स ने अटेंड किया था एशिया पैसिफिक एरिया के। और ये हमने सारे पॉइंट्स लेके आए थे कि सारी कंट्रीज मिलके किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं
और किस तरीके से चीन के आधिपत्य होने का सामना कर सकते हैं, इंक्लूडिंग मिलिट्री अलायंस। ये हम डिस्कस कर चुके हैं 19 तारीख को, पिछले महीने की 19 तारीख को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इसके ऊपर भी चीन ने बड़ी हमारे आपत्ति जताई है। वो ये कह रहा है कि ये साउथ चाइना सी का नेटो कंट्रीज बन रही हैं। जो भी होगी, मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो मिलिट्री अलायंस होगी वो इसलिए तगड़ी बनेगी क्योंकि हमारी इंडस्ट्रियल अलायंस भी साथ होगी, कमर्शियल अलायंस साथ होगी, आदान प्रदान होगा, टूरिज्म का डेवलपमेंट, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, स्पेस, सारी चीज का डेवलपमेंट, इंक्लूडिंग फाइटिंग द क्लाइमेट चेंज का डेवलपमेंट होगा। इस सबको नजर रखते हुए हम एक सॉलिड ठोस शक्ति बनेंगे और चीन को इसकी बड़ी ज्यादा आपत्ति हो रही है और चीन इससे बहुत डर रहा है। ये मैं आपको बता दूं, ये हम कर चुके हैं। काश मैं आपको इस मीटिंग में ले जा सकता और अगली मीटिंग में आप दोनों को, कर्नल सोडी को और आपको मैं इन्वाइट करूंगा ताकि आप खुद देख लेंगे कि किस तरीके से ये मामला ऑलरेडी हमारे माइंड में आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही चाहिए। और इन सब को लेकर कहीं ना कहीं एक तरह की जो एग्रेशन चाहिए वो हमारे एक्शन में भी दिखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे बख्शी सर, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे जे.एस. सोडी साहब हमसे जुड़ने के लिए और इस शानदार और दमदार विश्लेषण के लिए। और इस खबर के साथ ही यहां पर एक और अहम खबर आपको बता दें कि जोमैटो की जो है वो तीसरी तिमाही के नतीजे आ गए हैं। तो जरा फटाफट से निगाह डाल लेते हैं कि आखिर ये नतीजे क्या कह रहे हैं। तो अक्टूबर के बाद से फूड डिलीवरी जो बिजनेस है उसमें गिरावट आई है, ये नेगेटिव है। लंबी अवधि में हालांकि अच्छे मौके बने रहेंगे, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। जो है ऑर्डर जो हैं वो बढ़े हैं और इसके साथ ही ये जो आंकड़े हैं ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हैं। और आपको बता दें एवरेज ऑर्डर वैल्यू 568 करोड़ से घटकर 553 करोड़ तक पहुंची है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ध्यान रखिए। आपको बता दें कि जो मुख्य रूप से जो आंकड़े हैं उसमें एडजस्टेड आय भी जो है उसके आंकड़े भी सामने आए हैं, एडजस्टेड एबिटा के भी आंकड़े सामने आए हैं। लेकिन जरा हम आप फटाफट से आपको बता दें कि एडजस्टेड आय जो है वो 2107 करोड़ से बढ़कर 2363 करोड़ तक पहुंची है। एडजस्टेड एबिटा जो है वो घाटा 192 करोड़ से बढ़कर 265 करोड़ तक पहुंचा है। विनी मोतीवाला पूरी जानकारी के साथ, पूरे डिटेल्स के साथ मौजूद हैं। विनी बताएं क्या है इनसाइट्स। तो ओवरऑल जो ये टाइम तीसरी तिमाही के नंबर देखे तो थोड़े कम आए हैं एस्टिमेट से, जो एनालिस्ट एस्टिमेट से जो हमें समझ में आ रहा है। तो ओवरऑल यस, जो एडजस्टेड रेवेन्यू है, एडजस्टेड आय है, वहां पे थोड़ी सी ग्रोथ हुई है, पर जो लॉस है कंपनी का ओवरऑल वो लॉस बढ़ गया है। लॉस अभी आ रहा है 346 करोड़ से वर्सेस लास्ट क्वार्टर जो लॉस था 251 करोड़ था। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू, यस हम लोग म्यूटेड ग्रोथ ही एक्सपेक्ट कर रहे थे ये टाइम, क्योंकि क्या हुआ है अब सब लोग बाहर जाने लगे हैं तो जो इन होम डिलीवरी है वो थोड़ी कम हो गई है और ऑर्डर डिलीवरी थोड़ी कम हो गई है, इसीलिए एडजस्टेड एबिटा लॉस भी ओवरऑल आया हुआ है। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू भी म्यूटेड रही है, अराउंड 0.7% की ग्रोथ हुई है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू 553 है रुपीज वर्सेस 568 रुपीज। ओवरऑल देखिए तो जो फूड डिलीवरी बिजनेस है लास्ट क्वार्टर में यस वो इबिटा ब्रेक इवन हो चुका था, इबिटा एडजस्टेड इबिटा पॉजिटिव हो चुके थे, तो ये क्वार्टर में भी एडजस्टेड इबिटा पॉजिटिव है। फूड डिलीवरी में ग्रोथ 23 करोड़ हुई है वर्सेस 2 करोड़ ग्रोथ लास्ट क्वार्टर में। पर ओवरऑल जो कमेंट्री आ रही है वो एक थोड़ी सी बेरिश कमेंट्री है, क्योंकि क्या कंपनी ने हाईलाइट किया है कि चैलेंजिंग डिमांड एनवायरनमेंट लग रहा है उनको। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यस अभी जो उन्होंने फूड डिलीवरी बिजनेस था वहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन देखा था अक्टूबर में, पर अभी वो आगे जाते हुए थोड़े ग्रीन शूट देख रहे हैं, तो डिमांड आगे जाते हुए मे बी आएगी 1-2 हफ्ते के बाद, थोड़े रिसेंट वीक्स में वापस आ सकती है। वो कॉन्फिडेंट है अभी भी कि वो अपने एडजस्टेड एबिटा ब्रेक इवन का जो ओवरऑल लेवल है Q2 FY24 में वो अचीव करेंगे। पर यस थोड़ी सी अभी उन्होंने स्लो डाउन देखी हुआ है फूड डिलीवरी बिजनेस में, और एडजस्टेड रेवेन्यू मेनली डिक्लाइन हुआ है 1% से, क्योंकि डिक्लाइन हुई है ओवरऑल ऑर्डर वॉल्यूम में। तो ये फर्स्ट कट आ रहा है अभी जो हमें समझ में आ रहा है जोमैटो के नंबर से।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे विन्नी आपका इस विस्तार से ये पूरी जानकारी देने के लिए और हर आंकड़े को हमारे दर्शकों के सामने, निवेशकों के सामने रखने के लिए। और इस बीच हमारे साथ राहुल जैन साहब जुड़ चुके हैं दौलत कैपिटल से। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। बताएं आपकी पहली प्रतिक्रिया, आपकी राय, किस तरह से आकलन करेंगे जोमेटो के इन नतीजों को? जैसे कि विजय ने भी बताया, नंबर थोड़े से वीक ही हैं और मोर इम्पोर्टेंटली अगर हम उसके ब्रेकअप पे और ध्यान दें तो फूड डिलीवरी का नंबर जो है वो क्यू थोड़ा सा घटा है और उसके मंथली ट्रांजैक्शन यूजर भी थोड़े से घटे हैं, जो बहुत हेल्दी साइन नहीं है, स्पेशली क्योंकि एक सीजनली बेटर का क्वार्टर होता है। दूसरी बात देखा जाए तो लॉस जैसे कि है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा आया। इसका रीज़न भी यही है कि ब्लिंकिट का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है क्विक कॉमर्स बिजनेस का वो इस क्वार्टर में ज़्यादा रहा है, जिसमें लॉसेस ज़्यादा हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि लॉसेस ज़्यादा है, क्योंकि ब्लिंकिट की ग्रोथ जो है एक्सपेक्टेशन से थोड़ी बेहतर है। यहाँ की फूड डिलीवरी बिजनेस जहाँ पे EBITDA ब्रेक इवन हो चुका है, वहाँ पे ग्रोथ इतने नहीं आए हैं। तो फर्स्ट लुक में तो हम कहेंगे कि नंबर थोड़े वीक हैं, क्योंकि ग्रोथ जो है वो हमारे हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो इस बार मिसिंग है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे राहुल आपका इस अहम जानकारी के लिए। विनी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और राहुल आपका इस खास विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब हम रुख करते हैं अपने दूसरे मुद्दे का, जिसे आज हमने स्वदेश आवर में चर्चा के लिए चुना है। तो स्वच्छ भारत मिशन का सपना देश का करीब करीब हर नागरिक देखता आया है और एक तरह की बेहतरी उसमें नजर आई। लेकिन इस सपने के आड़े सबसे बड़ा रोड़ा है प्लास्टिक, जो रिसाइकिल तो हो सकता है लेकिन खत्म होने में सदियां लेता है। लेकिन अब इस समस्या का भी समाधान भारत ने खोज निकाला है, और वो समाधान बजट सत्र के दौरान लोकसभा में पीएम मोदी की जैकेट के जरिए सामने आया। सीधे शब्दों में कहें तो अब प्लास्टिक के परिधान यानी प्लास्टिक के लिबास, प्लास्टिक के जैकेट, ये सब होंगे और प्लास्टिक के परिधान पहनेगा हिंदुस्तान। दरअसल मध्य प्रदेश में इंडिया एनर्जी वीक के दौरान IOCL की ओर से पीएम मोदी को एक जैकेट गिफ्ट उपहार स्वरूप दी गई, और जैकेट भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि रिसाइकिल्ड प्लास्टिक से बनी हुई जैकेट, जिसकी चर्चा इस वक्त चारों ओर है। स्वच्छ भारत मिशन के सपने को एक नई उड़ान कह सकते हैं, एक नया आयाम, एक नई सोच देती है ये जैकेट। यानी अब प्लास्टिक का उपयोग कपड़े बनाने में भी हो सकेगा। लेकिन इस सपने को पूरा करने की राह में चुनौतियां कम नहीं हैं, और ऐसी ही चुनौतियों के बारे में और संभावनाओं के बारे में भी हम आज स्वदेश आवर में चर्चा करेंगे। आखिर इस प्लान को धरातल पर उतारने के लिए क्या कदम उठाने होंगे, किस तरह की अर्जेंसी की ज़रूरत है, अगर डिमांड बढ़ी तो प्लास्टिक और इन सामानों के निर्माण के लिए सरकार के पास क्या प्लानिंग है। और इन सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ बड़े ही दो खास एक्सपर्ट विशेषज्ञ मौजूद हैं। कपिल भाटिया हैं, CEO और फाउंडर यूनिरेक्स से, और स्टालिन दयानंद है, डायरेक्टर वनशक्ति से। सबसे पहले हम जाहिर सी बात है कि संभावनाओं की बात कर रहे हैं, तो कपिल भाटिया साहब आपके पास मैं आना चाहूँगा। प्लास्टिक की जब बात आती है तो सबसे पहले एक नेगेटिव विचार आता है कि साहब प्लास्टिक का उपयोग बंद करो, प्लास्टिक खतरनाक है, अब तो हमारे शरीर में भी माइक्रो प्लास्टिक के कण पाए जा रहे हैं। और इन सब के बीच एक खबर आती है कि प्लास्टिक के परिधान भी उपयोग में लाए जा सकते हैं। कितनी बड़ी संभावनाओं के तौर पर देखते हैं आप इसे? बहुत ज़्यादा बड़ी संभावना, बिकॉज आज हम तो ये अभी कर रहे हैं, यूरोपियन देशों में तो ये कई सालों से इनका इस्तेमाल हो रहा है। और कमाल की बात यह है कि वो कपड़ा इंडिया से ही बन के जाता है, भारत से ही बन के जाता है। सिर्फ यहाँ पर ये जानकारी लोगों को बहुत कम है कि ये मेड इन इंडिया एक इनिशिएटिव है। जैसे कि अभी मैंने ये जैकेट पहना हुआ है, ये भी रिसाइकल प्लास्टिक से बना हुआ है। ये शर्ट भी पॉली कॉटन की है, जिसमें रिसाइकल पॉलिएस्टर है, जो रिसाइकल प्लास्टिक से बना हुआ है। सो संभावनाएं तो बहुत अनगिनत हैं। इनफैक्ट आई वुड से आज जो हम ट्राउजर्स पहनते हैं या जैकेट पहनते हैं, वो उन सब में पॉलिएस्टर है। अब मान लीजिए उस पॉलिएस्टर को अगर हम रिसाइकल पॉलिएस्टर से बदली कर लें, सो द एंटायर जो प्लास्टिक वेस्ट निकल रहा है
उसका एक बहुत ही बड़ा परसेंटेज इसमें जा सकता है। एंड उस रिसाइकल प्लास्टिक का जो यूज है, वी कैन यूज इट टू अ बेटर फॉर अ बेटर कॉज। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अहम बात है कि आखिर ये जो संभावनाओं का संसार है जिसकी ओर पूरी दुनिया देख रही है, इस पे बहुत सारा काम हो चुका है और भारत जो है वो इसमें अब आगे बेहतरी की ओर बढ़ रहा है। और जब बात आती है प्लास्टिक की तो सीधा उसका जो कनेक्शन है वो पर्यावरण से जुड़ता है। स्टालिन दयानंद साहब जो कि डायरेक्टर हैं वन शक्ति से, जाने माने पर्यावरणविद हैं और बेबाक राय रखते हैं और अक्सर हमारे साथ पैनल में मौजूद होते हैं। स्टालिन दयानंद साहब, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो आप इस पूरी संभावनाओं भरे संसार को, क्योंकि अगर हम कपड़े की जब बात करते हैं तो सबसे पहले होता है कि साहब खपत इसकी ज़्यादा है, तो जिस तरह का प्लास्टिक हमारे आसपास मौजूद है, क्या ये एक बहुत बड़ा विकल्प या एक बहुत बड़ा रास्ता हो सकता है इस दिशा में, इस पूरे जो हमने नुकसान हाल फिलहाल झेला है प्लास्टिक के वजह से, उसको एक तरह से कंपनसेट करने का? क्षमा चाहूंगा, मैं आपके राय से सहमत नहीं हूं कि प्लास्टिक का एक सॉल्यूशन मिल गया है। पॉलिस्टर की बात करें, पॉलिस्टर अलग चीज है, रिसाइकल प्लास्टिक अलग चीज है। दोनों अपनी अपनी जगह है। आप एक 3 पीस डिनर सूट बनाइए, डिनर जैकेट बनाइए, वो रोज आप धोने वाले नहीं हो, वो ड्राई क्लीनिंग में जाता है, उसका और पानी का कनेक्शन नहीं होता है। उस तरीके के कपड़ों में ठीक है, एक टाइम आप उसको एक इनोवेशन कहिए या फिर एक ऑल्टरनेटिव कहिए, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में रोज पहनने वाले आम आदमी के कपड़ों में अगर प्लास्टिक के रिसाइकल कपड़ों की बात करें तो इससे बड़ा हानिकारक कुछ शायद हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप इसको धोते हो तो इसमें से जो प्लास्टिक के पार्टिकल्स निकलते हैं, माइक्रो प्लास्टिक से, जाकर के पानी में चला जाता है, पानी से जाके समंदर में, नदियों में जाएगा और नदियों में जाकर के उस वहां पे रहने वाले जीव जंतु के शरीर में जाएगा, जो हम खाएंगे, हम जिसका सेवन करते हैं। उसके बाद जब ये हमारे बॉडी में माइक्रोप्लास्टिक बन के दौड़ेगा तब प्रॉब्लम होगा। देखिए, एक चीज समझ लीजिए, ये इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी बात है कहना कि हम रिसाइकिल कर रहे हैं, रिसाइकिल कर रहे हैं। गए 20 साल से हम सुन रहे हैं रिसाइकिल कर रहे हैं। आप एक बात समझ लीजिए कि 5% प्लास्टिक सिर्फ रिसाइकिल होता है, 95% प्लास्टिक ओपन में पड़ा रहता है। तो रिसाइकलिंग का ये एक तरीका जो है ये गलत है। आज साइंटिस्ट ने ये साबित कर दिया है कि माँ के दूध में माइक्रोप्लास्टिक आ रहा है, बच्चा माइक्रोप्लास्टिक पी रहा है। और आज जो कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार माइक्रोप्लास्टिक्स ही है। तो ऐसे समय में हमें इसका जो उपयोग है जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। जो 3 R कहते हैं, रेड्यूस, रीयूज, जो रिसाइकल बोलते हैं। लेकिन मैं तो कहूंगा एक ही R है, रेफ्यूज। प्लास्टिक से भागना बहुत ही जरूरी है और प्लास्टिक से परे करना बहुत जरूरी है। इस तरीके का एक इनोवेटिव, जैसा मैंने कहा कि चलो एक बना दिया हमने दिखाने के लिए, है हमारे पास भी एक प्लास्टिक का रिसाइकल जैकेट है, वो ठीक है, लेकिन नॉट इन डेली यूज, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही खतरनाक चीज है। और इसी सवाल के साथ मैं कपिल आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से स्टालिन कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो उसकी प्रैक्टिस को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, इसको एक सामान्य विकल्प या एक छोटे विकल्प के तौर पे और को ही देखना होगा। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, और अगर नहीं रखते हैं तो आपकी इसके पीछे की दलील क्या है? 2 पार्ट्स में आंसर करूंगा। सबसे पहले तो उन्होंने जो कहा कि इंडिया में सिर्फ 5% रिसाइकिल होता है। जो पेट है इंडिया में जो प्रोड्यूस होता है, जो आप जिसमें प्लास्टिक बॉटल में पानी पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो जो है इंडिया में 85% रिसाइकिल होता है। अगर आप इसको ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया शायद टॉप 3 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में है जो सबसे ज्यादा रिसाइकलिंग करता है पेट का। अच्छा, उसमें भी जो 15% रिसाइकिल नहीं होता वो भी करीब 10,000 बोतल पर मिनट है। तो आप मान लीजिए अगर वो 10,000 बोतल अभी भी लैंडफिल में जा रहा है तो पर मिनट के हिसाब से 21 दिन में अगर हम उसकी एक पाइल बनाएं तो वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से बड़ी होगी। सबसे पहले तो इंडिया में हमको ये समझना चाहिए कि 85% प्लास्टिक रिसाइकिल हो रहा है। जो बाकी 15% रिसाइकिल नहीं हो रहा है
उसका कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग एज इंडिविजुअल्स, हम लोग प्लास्टिक को सही तरह डिस्पोज नहीं करते और हम लोग छोड़ देते हैं गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज पर कि वो लोग जाके प्लास्टिक को कूड़े में से अलग करेंगे और उसको रिसाइकिल करने में डालेंगे। हम लोगों को वो एडुकेट होना चाहिए कि वो पहले तो प्लास्टिक को अलग करें। रही बात दूसरी कि माइक्रो प्लास्टिक्स आ रहे हैं खाने में, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। पर मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो पॉलिएस्टर यूज हो रहा है, अब पॉलिएस्टर कहाँ कहाँ यूज होता है? पॉलिएस्टर साड़ीज में यूज होता है, पॉलिएस्टर सलवार कमीज में होता है, पॉलिएस्टर शर्ट्स में यूज होता है, पॉलिएस्टर ट्राउजर्स में भी यूज होता है, डे टू डे डेली वेयर ट्राउजर्स में भी पॉलिएस्टर यूज होता है। वो पॉलिएस्टर बनता कैसे? वो पॉलिएस्टर आज भी बनता है वर्जिन प्लास्टिक पेलेट से। जब वही वर्जिन प्लास्टिक पेलेट्स से पॉलिएस्टर बनता है, सो वो उसके माइक्रोफाइबर भी निकलते हैं, वो भी जाते हैं आपके ड्रेनेज और स्वीट सिस्टम में, और वो भी आपके ओशन में जाते हैं। लेकिन उसके बदले में अगर आप यही चीज रिसाइकल प्लास्टिक यूज करें, सबसे पहले तो रिसाइकल प्लास्टिक यूज करने से ना ही आप प्लास्टिक को एनवायरनमेंट, पर्यावरण से दूर रख रहे हैं, बट आप उसको इकोनॉमी में रख रहे हैं। सेकेंडली, आपको शायद जानकर ये बड़ी खुशी होगी कि रिसाइकल्ड प्लास्टिक से जो कार्बन एमिशंस है वो करीब करीब 30 to 40% पर गारमेंट लो है, और एक गारमेंट से एक गारमेंट का कार्बन एमिशन करीब करीब 8 से 10 किलो होता है। अब यही चीज जब रिसाइकल्ड पेट से बनता है तो उसका कार्बन एमिशन 3 से 4 किलो कम हो जाता है। अब इमेजिन कीजिए हमारी आबादी को, और अगर उस आबादी ने एक या दो गारमेंट्स ऐसे पहन रहे हैं, वो आज भी पहन रहे हैं, आज भी पॉलिएस्टर का उपयोग हो रहा है और भारी मात्रा में हो रहा है। आज जितने भी कपड़े के मिल हैं वो पॉलिएस्टर भारी मात्रा में बना रहे हैं। अब मान लीजिए वही कपड़ा अब रिसाइकिल से बन रहा है, तो आप इमेजिन कर लीजिए कि कार्बन एमिशन में कितनी कटौती जस्ट बाय एक छोटे से चेंज से हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। लेकिन सवाल अब भी वो बरकरार है कि साहब इसकी जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, उस पर एक प्रश्न तो बना हुआ है। स्टालिन साहब, सवाल मेरा ये है कि क्या ऐसा दुनिया के बाकी देश कर रहे हैं और क्या ऐसा भारत जो है वो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से जो प्लास्टिक वाली चुनौती है उससे अभी एक चैलेंज हमारा लगातार बना हुआ है, और चिंताएं सबसे ज्यादा किस बात की? देखिए, अभी उन्होंने कहा कि पेट बॉटल, मैं पेट बॉटल से सहमत हूँ, पेट बॉटल रिसाइकिल हो सकता है। लेकिन अगर आप बात करें एचडीपी, एलडीपी, पॉलीप्रोपिलीन, डेरलिन, हाइड्रिल, नाइट्रिल, ये सब जो है प्लास्टिक्स है, ये सब रिसाइकिल करना मुश्किल है कपड़ों के फॉर्म में। आप जब बनाते हो कपड़ा तो सिर्फ पेट बॉटल का रिसाइकिल नहीं होता है, उसमें बाइंडर किया जाता है, दूसरे प्लास्टिक के साथ मिक्स करना पड़ता है, तब जाकर के वो फैब्रिक वो शेप लेता है। नहीं तो आप एक ऐसा लगेगा कि आप प्लास्टिक का कड़क एक शीट, एक हार्ड शीट पहन के चल रहे हो, वैसा नहीं। उसको सॉफ्ट बनाने के लिए उसमें और एडिशंस करने पड़ते हैं। अच्छा, इसका सोल्यूशन आपने पूछा, एक चीज है जो इंडस्ट्री करना नहीं चाहती, क्योंकि उसमें थोड़ा सा पेड़ों का योगदान बढ़ता है। सेल्यूलोज बेस्ड प्लास्टिक जिसको कहते हैं, सेल्यूलोज ये ऐसा चीज है जो कुदरत में पाया जाता है, और सेल्यूलोज बेस्ड प्लास्टिक जो होता है वो अपने आप 1-2 महीने के अंदर वो मिट्टी में घुल मिल करके उसके साथ कंपोस्ट हो जाता है। उस तरीके का प्लास्टिक को हमको धीरे धीरे अडाप्ट करके जाना पड़ेगा। अगर ये सेल्यूलोज प्लास्टिक अगर आप यूज करते हो पैकेजिंग में, तो आपका खाने का जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होगा। मैं बताऊं कैसे आपको, कि एक समझ लो एक पैकेट है, कार्टन है दूध का, जो आज आप दुकान में जाकर या फिर सुपरमार्केट से खरीदते हो, वो 6 महीना साल भर रखना पड़ता है। यानी आप जो खा रहे हो बिस्किट, वो भी तो आ रहा है कम से कम 6 महीना 2 साल का उसका लाइफ होता है। लेकिन अगर आप सेल्यूलोज बेस्ड प्लास्टिक में पैक करते हो तो 2 महीने के अंदर वो खराब होने लगेगा, तो आप स्टोर नहीं कर सकते हो। जिसकी वजह से आपका खाना जो है वो फ्रेश ही रहेगा और आपको हेल्थ का क्वालिटी बढ़ता रहेगा। तो जैसा मैंने फिर से कहा कि ये जो एक फैंसी एक आइडिया करके हम उसको देख सकते हैं, उसको दिखावे के लिए ले भी सकते हैं, एग्जीबिशन में भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारा जो लाइफस्टाइल है, इंडियन लाइफस्टाइल में प्लास्टिक का कपड़ा हमारे लिए इट इज नॉट गुड एज इट इज। हमारे सारे नदियों में प्लास्टिक आ चुका है, हमारे समुद्रों में भी आ चुका है, और अगर प्लास्टिक खाने से भी हम अगर संतुष्ट ना, पहनना भी चाहते हैं, तो ये मैं तो कहूंगा ये हम एक ऐसे पथ पे चले हैं जहां से लौटना नामुमकिन हो जाएगा, और इससे जितना जल्दी हम किनारा कर लें वो अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये एक विकल्प हो सकता है, लेकिन एक बड़े
पिक्चर में देखें तो वो शायद नहीं, लेकिन इस पूरी पहल में कुछ सोच छिपी हुई है, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। और लेकिन ये भी देखना होगा कि हमें बड़े सुधार की ओर ज़्यादा बेहतर तरीके से जाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे स्टालिन दयानंद साहब, इसके साथ ही कपिल भाटिया साहब हमसे जुड़ने के लिए, उस खास विश्लेषण के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होते हैं कुछ खास खबरों के साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं कुछ और अहम खबरों की ओर। अडानी ग्रुप की कंपनियों में किस म्यूचुअल फंड ने कितना निवेश किया और निवेशक की निवेश में क्या हो मौजूदा रणनीति, इन सब पर बातचीत की हमारी सहयोगी कविता थपलियाल ने ईटी नाव और ईटी नाव स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया से। बहुत सारे सवाल जो हमें आते हैं हमारे चैनल पर निकुंज, मौजूदा जो परेशानी और दिक्कत चल रही है अडानी ग्रुप की कंपनियों को लेकर, जो भी म्यूचुअल फंड निवेशक हैं उनकी स्कीम्स में पैसे लगाए हैं, उन स्कीम्स ने उन कंपनियों में पैसे लगाए हैं, क्या कहेंगे आप उन निवेशकों को? क्या घबराने की बात है? परेशानी में आकर कहीं वो फंड से निकल ना जाए, गलत फैसला ना ले लें, क्या कहेंगे आप इसके लिए? देखिए, कुछ आंकड़े हमने देखे हैं जो आप कल जैसे चैनल पे बता रही थी कि कुछ फंड्स हैं जिनकी एक्सपोजर्स अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में है। हाँ। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन से अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में है, क्योंकि अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के अंदर अंबुजा भी आता है, एसीसी भी आता है, एनडीटीवी भी आता है। इन कंपनीज का इन्होंने अधिग्रहण करा था। जो बड़ी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, खास करके अगर मैं देखूँ मोतीलाल ओसवाल या फिर इनकी दूसरी जो स्कीम्स हैं, इनके जो एक्सपोजर्स हैं वो अधिकतर अंबुजा और एसीसी में है। और यह सीमेंट कंपनीज हैं। सीमेंट सेक्टर की जो आउटलुक है काफ़ी बढ़िया लग रही है। और इन सेक्टर्स के अंदर इन दोनों कंपनियों के अंदर देख रहे हैं अडानी ग्रुप के अधिग्रहण के बाद या फिर उनके एक्विजिशन के बाद काफ़ी फैक्टर्स हैं जो इन कंपनीज को इस समय बेनिफिट कर सकती हैं। सेकंड, एक पॉपुलर स्टॉक जो निकल के आ रहा है वो अडानी पोर्ट्स है। अडानी पोर्ट्स के अंदर भी आप बोल सकते हैं कि भाई उसकी जो एसेट्स हैं, उसका जो कैश फ्लो वो मैनेजेबल है। वहाँ पर इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी बिकॉज उसकी जो बैलेंस शीट है इतनी ज़्यादा लेवरेज नहीं है। मगर अल्टीमेटली देखिए, फंड्स जो होते हैं वह एक रिस्क और स्टॉक पिकिंग ज़रूर करते हैं। कुछ फंड्स बाय डेफिनेशन थोड़ा रिस्क टेकिंग ज़्यादा करते हैं, खास करके छोटे फंड ज़्यादा करते हैं बिकॉज उनको एक प्रकार से अपना प्रेजेंस जो होता है वो फील कराना पड़ता है। तो कुछ फंड्स ने रिस्क ज़रूर लिया है। मगर किसी भी फंड ने मेरे हिसाब से इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया है कि जो यूनिट होल्डर्स हैं या फिर जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत बड़ी मार पड़े। क्योंकि जो एक्सपोजर है लिमिटेड है, सेबी के दायरे के अंदर है। मार्केट की जो वॉलेटिलिटी होती है इस समय अडानी शेयर्स में हो रही है, मगर हमने देखा है कि बिजनेस साइकिल्स कई कंपनियों में हैं जिसमें गलत जा चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। निकुंज, मैं चाहती हूँ कि हम निवेशकों को, दर्शकों को ये भी समझाएं कि एक तो म्यूचुअल फंड किस तरह का प्रोडक्ट है और जो आम निवेशक होते हैं ना वो इतना बारीकी में जाते नहीं हैं। अब क्योंकि खबरों में अडानी ग्रुप की कंपनियां चल रही हैं तो शायद वो अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम को देखें और उनका एक्सपोजर कहाँ है वो अब जाके देखें। कितना ज़रूरी है अपने आप को फिल्टर आउट करना? ये जो हल्ला हो रहा है आपके आसपास, अरे गिरावट है गिरावट है गिरावट है, कितना ज़रूरी है इसको अवॉइड करना और बुनियादी तौर पर समझना कि हो क्या रहा है, उसके बाद कॉल लेना? देखिए, आज हम कोविड के सेल ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। आज से 2.5 साल पहले हम केवल कोविड के सेल ऑफ की बात कर रहे थे जब निफ्टी करीब 40 से 45% गिरा था। तो शेयर बाजार में क्या होता है कविता जी, जब कोई शॉर्ट टर्म चीज़ होती है जैसे हम आज बोलते हैं, हाँ, उसको लेकर के मार्केट हमेशा रिएक्ट करता है। कभी ओवर रिएक्ट कर रहा है, हाँ, और कभी उसमें फियर आता है, कभी उसमें ग्रीड आती है। तो इस समय अडानी ग्रुप्स में जो गिरावट आई है वो एक सबको उस गिरावट की वजह से लग रहा है कि क्या इंडिया स्टोरी खराब है, हाँ, क्या इसकी वजह से शेयर बाजार के अंदर भारी गिरावट आएगी। कई आंकड़े सोशल मीडिया पे भी चल रहे हैं, टीवी चैनलों पे भी चल रहे हैं कि भाई इतने लाख करोड़ों का नुकसान हुआ। मगर नुकसान किसको हुआ है वह समझिए। ये जो नुकसान है यह स्टॉक की वैल्यूएशंस की वजह से हुआ है और इसका नुकसान आपने जिस म्यूचुअल फंड में निवेश करा है उससे कितना फ़र्क पड़ेगा। एक बात तो ये बड़ी वो समझना ज़रूरी है, पैनिक नहीं करना चाहिए। सेकंड, इंडियन मार्केट बहुत मैच्योर हो चुके हैं। आज से 10-12 साल पहले अगर मैं बोलता कि भाई एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप है, उस कॉर्पोरेट ग्रुप के अंदर 50% की गिरावट आई है उन कॉर्पोरेट ग्रुप के शेयरों के अंदर, तो मार्केट में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा।
सवाल खत्म होने से पहले कृता जी जवाब आता था 25 से 30% मार्केट गिर जाएगा, मगर मार्केट टिका हुआ है। बिल्कुल। इतनी बड़ी वेल्थ इरोजन हुई है, उसके बाद भी मार्केट टिका हुआ है। इसका मतलब ये है कि इंडियन मार्केट मैच्योर हो चुका है। हमने सेबी के चेयरमैन, हमने एसबीआई चेयरमैन से भी बात करी, उन्होंने कहा कि हमारा अडानी एक्सपोजर कंट्रोल में है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला जी ने भी हमें बताया कि सरकार को अडानी एक्सपोजर को लेकर के रिस्क नहीं लग रहा है। एलआईसी जो बड़े निवेशक हैं, उनका भी मानना है कि जो बहुत बड़ी उनको इसकी वजह से क्षति नहीं होगी। उनकी जो एवरेज वैल्यू है जिसमें उन्होंने निवेश करा था, आज की जो प्राइस है वो अभी भी पैसा बना रहे हैं। तो ये सोचना कि अडानी शेयर की गिरावट की वजह से पूरी इंडियन इक्विटी मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ा स्कैम होगा या बहुत बड़ी गिरावट आएगी, आई थिंक वह एक दैट इज नॉट राइट। बाजार आज लगातार दूसरे दिन तेजी पर बंद हुए। निफ्टी निचले स्तर से 110 पॉइंट सुधरकर दिन की ऊंचाई के करीब बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से 27 शेयरों में तेजी नजर आई और इस तेजी की अगुवाई बजाज फिनसर्व और हिंडाल्को ने की। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ने भी अच्छी तेजी दिखी। मिड कैप इंडेक्स में 0.1% की तेजी पर स्मॉल कैप सपाट बंद हुए। सेक्टोरल इंडेक्स में मेटल इंडेक्स सबसे ज्यादा गिरा। निफ्टी, फार्मा, रियल्टी, ऑटो और एफएमसीजी इंडेक्स भी गिरकर बंद हुए। और हिंडाल्को के तीसरी तिमाही के नतीजे मिले जुले रहे। कंपनी की आय और मुनाफे में बढ़ोतरी दर्ज की गई, लेकिन एबिटा और मार्जिन में गिरावट देखने को मिली। एबिटा 1377 करोड़ से घटकर 1343 करोड़ रहा और अगर मार्जिन की बात करें तो मार्जिन 7.5% से घटकर 7.1% हो गया। चलिए कुछ और अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं। एक गलत जवाब देने से इंसान इम्तिहान में फेल भी हो जाता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महाभारत में एक गलत जवाब का खामियाजा जो है वो $100 अरब का नुकसान उठाना पड़ता है। हम बात करें गूगल के बार्ड चैट बॉट की। कल पेरिस से यूट्यूब पर हुए लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट बार्ड ने एक सवाल का गलत जवाब दिया। समाचार एजेंसी की ओर से यह खबर आने के बाद अल्फाबेट के शेयर तेजी से गिर गए। शेयर गिरने की वजह से कंपनी को कम से कम $100 अरब का नुकसान हुआ। यह 3 महीने में सबसे बड़ी गिरावट बताई जा रही है। गलत जानकारी होने की रिपोर्ट के बाद शेयरों में गिरावट आई। दरअसल बार्ड के सामने एक शख्स ने सवाल पूछा कि जेम्स वेब टेलीस्कोप की कौन सी नई खोज की जानकारी मैं अपने 9 साल के बच्चे को बता सकता हूं। बार्ड ने इसमें 2 सही उत्तर दिए, हालांकि बार्ड का आखिरी जवाब गलत था। दरअसल चैट जीपीटी और माइक्रोसॉफ्ट के एआई के बाजार में उतर जाने के बाद मुकाबला काफी कड़ा हो गया है। और अब बात महाराष्ट्र को कल मिलने जा रही सौगात की खबर की। कल अपने मुंबई दौरे में पीएम मोदी 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। नई और अपग्रेडेड वंदे भारत ट्रेन से रफ्तार के साथ साथ पैसेंजर्स के लिए आरामदेह भी होगी। पहली वंदे भारत मुंबई और सोलापुर और दूसरी मुंबई से शिरडी का सफर तय करेगी। कैसी होगी ट्रेन और क्या है खास सुविधाएं, पूरी डिटेल्स दे रही हैं हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पाटिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 10 फरवरी को 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इनॉग्रेट करने वाले हैं। उन 2 में से एक ट्रेन जो मुंबई से शिरडी जाएगी, उसमें हम इस वक्त आपको दिखाएंगे क्या क्या फीचर्स है। ये जो है ये एक मिनी पैंट्री है। यहाँ पर आपको खाने पीने की सुविधाएं दी जाएंगी इस ट्रेन के अंदर। इसके अलावा वो जो था इकोनॉमी सेक्शन था, ये एग्जीक्यूटिव सेक्शन है जहाँ पर आपको कई सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। वाईफाई है, इंफोटेनमेंट है। सेफ्टी और सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पर जैसे इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट है जिससे आप पायलट से बात कर सकते हैं किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में। फायर सेफ्टी के लिए अलार्म्स दिए गए हैं और एयरप्लेन जैसा एक्सपीरियंस आपको वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स में देखने को मिलेगा। ये जो लाइट्स है रीडिंग लाइट्स, टच बेस्ड है, आप इसे यूज कर सकते हैं पूरे सफर के अंदर। इसके अलावा ये सीट्स जो है काफ़ी मज़ेदार है, रिक्लाइनिंग सीट्स है, आप इसे रिक्लाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर
फुट रेस्ट भी दिया गया है और ये जो सीट्स है ये आप 180 डिग्रीज भी घुमा सकते हैं। आप व्यू देख सकते हैं बाहर, इन दोनों सीट्स को फेस टू फेस भी रख सकते हैं। चार्जिंग पॉइंट्स भी इस ट्रेन में अवेलेबल है, यानी पैसेंजर्स के लिए काफ़ी सारी सुविधाएं, सुपीरियर सुविधाएं, एयरप्लेन जैसी सुविधाएं वंदे भारत एक्सप्रेस में आपको देखने को मिलेंगी। और अब बात पीएम के गुलाल की और विपक्ष पर प्रहार की। तो आज पीएम मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो चर्चा चल रही है उस चर्चा में शामिल होकर मैं आदरणीय राष्ट्रपति का धन्यवाद करता हूं। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने अदानी विवाद का मुद्दा उठाते हुए हंगामा किया, जिस पर पीएम मोदी ने पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोगों का व्यवहार निराशाजनक है। कीचड़ उसके पास था, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छाई है जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। और इसलिए कमल खिलाने में आपका प्रत्यक्ष परोक्ष जो भी योगदान है इसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और चलिए अब बात करते हैं त्रिपुरा विधानसभा चुनाव की। 16 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। त्रिपुरा के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि लोग बीजेपी के संकल्प पत्र का इंतजार करते हैं और बीजेपी ने जो वादा किया है वो पूरा करती है। आज मुझे ये सौभाग्य मिला कि माता सुंदरी मां के दर्शन करने का मौका मिला। यह स्थान बहुत ही आध्यात्मिक स्थान है। और तुर्की और सीरिया इन दिनों तबाही का मंजर देखने को मजबूर हैं। अब तक भूकंप से 19,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं दोनों देशों में 11,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं। घायलों की तादाद भी दिन ब दिन लगातार बढ़ती जा रही है। सारा फोकस राहत और बचाव कार्य पर है। प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत भी लगातार मदद भेज रहा है। सेना और एनडीआरएफ की टीमों ने तुर्की में मोर्चा संभाल रखा है। भारतीय सेना ने भूकंप प्रभावित इलाकों में फील्ड हॉस्पिटल बनाया है, जहां घायलों का इलाज जारी है। एनडीआरएफ की टीमें भी रेस्क्यू में जुटी हैं। इसके साथ ही सभी देश तुर्की और सीरिया को हर संभव मदद भेज रहे हैं। I would like to express the grief and share that with the people of Turkey. As you all know, Prime Minister Narendra Modi ji had yesterday itself, day for yesterday itself, instructed all the concerned authorities to take the required steps for providing assistance to the people who have been affected in the earthquake in Turkey. There are 4 teams working on the ground, 2 rescue teams including the dog squads, and then 2 medical teams. I would say that this is the third NDRF search and rescue team. और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।